स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। प्रतियोगिता दर्पण 2026 आ गया है और ये जनवरी 2026 के प्रतियोगिता दर्पण है। इस वीडियो में हम लोग इसको प्रतियोगिता दर्पण 2026 के जो मंथली करंट अफेयर इसको एक नए और यूनिक वे में डिस्कस करेंगे। इसमें देख सकते हैं जो फोकस किया गया है COP30 को फोकस किया गया, बिहार में जो चुनाव किए गए उस चीज़ को फोकस किया गया है। ये सारी चीज़ें इसमें की गई हैं। G20 सम्मेलन 2025 में किया गया उस चीज़ को है। IFFI 56 सम्मेलन की बात किया जा रहा है और ये अर्धवार्षिक यानी कि जुलाई से लेकर जो है दिसंबर 2025 तक के डाटा के इसमें इंक्लूड किया गया होगा। और ये देख सकते हैं इसे प्रारंभिक परीक्षा विशेषांक के नाम से दिया गया है टाइटल, क्योंकि आगामी सभी एग्ज़ाम्स चाहे वो आप बात किया जा रहा है ADO के एग्ज़ाम जो कि अप्रैल में होने वाले उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा जो बिहार दरोगा के कई सारे एग्ज़ाम 1799 के मेंस के एग्ज़ाम हो जाते हैं। अभी 72 पोस्ट 78 पोस्ट के लिए आया है। फिर जो ASI ऑपरेशनल आया है इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट में रेलवे SSC के एग्ज़ाम होने वाले सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में बहुत ही यूनिक वे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कि कैसे डिस्कस करेंगे, तो पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उस करंट अफेयर्स को हम लोग करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे करंट अफेयर्स होते हैं कि उस दौरान जब आया था तो रिलेवेंट था, आज रिलेवेंट नहीं, तो वैसे को नहीं डिस्कस करेंगे और एक नए और यूनिक वे में डिस्कस करने वाले जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला इसमें जो है वो है राष्ट्रीय घटनाक्रम है और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो पहला है ये है बिहार में जो विधानसभा चुनाव हुए 2025 है उसके बारे में। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है देख लेते हैं। पहला जो है ये जो चुनाव जो 2025 में हुए हैं ये 18वीं विधानसभा के लिए हुए और इसमें आप सभी को पता होगा कि नई सरकार बनी है, 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, ये है नीतीश कुमार। और ऑलरेडी जो है इसका डेडिकेटेड वीडियो बना दिया गया था, नई मंत्रिमंडल का भी वीडियो बनाया। चूँकि ये प्रतियोगिता दर्पण जो होता है लगभग आप मान के चलते 1.5 से 2 महीना पीछे का डाटा होता है। तो यानी कि जो ये जनवरी का था इसमें नवंबर और दिसंबर के डाटा इसमें होंगे और चूँकि अर्धवार्षिक है तो पिछले 6 महीने के इसमें सभी डाटा को इंक्लूड किया गया। तो हम लोग 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे, पहले जो इम्पॉर्टेंट है उसको और जो सेकेंड पार्ट में भी, चूँकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए 2 पार्ट में हम लोग बहुत ही यूनिक वे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। तो ये देख सकते हैं 18वीं विधानसभा के लिए चुनाव किया गया जो 2025 से 2030 के लिए है। बात किया जाए कि बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं और यहाँ पे सभी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। देख सकते हैं कि NDA गठबंधन को अगर बात किया जाए तो इन्होंने 202 सीटें इन्हें प्राप्त हुई हैं। सबसे बड़ी पार्टी की बात किया जाए तो 89 सीटों के साथ जो है BJP है। दूसरे स्थान पे जो था आपका जदयू 85 सीट के साथ है। लोक जनशक्ति की बात किया जाए जो 19 सीटों के साथ है। उसके बाद है हिंदुस्तान आवाम मोर्चा 5 सीटों पे इन्होंने विजय हासिल की। राष्ट्रीय लोक मोर्चा 4 सीट पे। वहीं बात किया जाए जो महागठबंधन की सरकार है ये 35 सीटों के साथ इन्हें सीट मिली और जिसमें RJD जो है तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी 25 सीटों के साथ। कांग्रेस को देख सकते 6 सीटें मिली थी। कम्युनिस्ट पार्टी की बात किया जाए तो 2 सीटें, माकपा को 1 सीटें, भाकपा को 1 भी सीट नहीं था, IIP को 1 सीटें और जो विकासशील इंसान पार्टी है ये 0 सीटें मिली थी। अन्य को 6 सीटें मिली थी। तो इस तरीके का देख सकते। उसके अलावा जो है जो MIM जो ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें, बसपा को 1 सीटें मिली थी। आप और जन स्वराज को 1 भी सीट नहीं मिला था, ये देख सकते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि ये सारी चीज़ें किन्हें कितना सीट मिला उस चीज़ की बात किया जा रहा है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट की अगर बात किया जाए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि सबसे कम वोटों से जो विजेता बने थे राधा चरण साहू बनी थी। उसके अलावा जो बात है सर्वाधिक मतों से जो जीत हासिल किए थे कलाधर मंडल किए थे, रुपौली विधानसभा क्षेत्र से थे। इस बार के चुनाव में 29 महिलाएं विधानसभा में पहुंचने में सफल रही हैं, जिसमें से 10 भाजपा से 10 जदयू से हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। उसके अलावा बात किया जाए कि आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव हुए उसके अलावा 8 जो देश है हमारे कई राज्यों में, देश के कई राज्यों में 8 रिक्त सीटों पे उपचुनाव भी देखने को मिले, जिसमें जम्मू कश्मीर है, झारखंड है, पंजाब है, मिजोरम है, राजस्थान है, तेलंगाना और उड़ीसा में। यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी चीज़ें बताई जा रही। उसी के साथ जो है देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है जो नई मंत्रिमंडल बनी उसमें फिर से नीतीश कुमार को CM बनाया गया है
और ये जो बनाए गए हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है सबसे ज़्यादा लंबे कार्यकाल करने वाले ये 8वें सीएम बन गए और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बना दिया गया है। सबसे लंबे कार्यकाल के सीएम जो बनाए गए हैं ये हैं पवन कुमार चामलिंग जो कि सिक्किम से है। इन्होंने लगभग जो है 24 वर्ष 165 दिन किया। दूसरे स्थान में नवीन पटनायक 24 वर्ष 99 दिन है। इसी तरीके से दिया गया है और इसी में हमारे जो चाचा हैं नीतीश चाचा, आप सभी को पता होगा, इनका जो टोटल जो है 2005 से लेकर अब तक इनका किया गया है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहला आर्टिकल जो था आप देख सकते हैं कि बिहार में जो चुनाव हुआ उससे संबंधित था। उसके अलावा जो दूसरा आर्टिकल की बात किया जा रहा है, अभी आप सभी को पता होगा कि ये जो बिहारी है ये पहले कहा जाता था एक बिहारी 100 पे भारी, लेकिन अब जो एक नया गाना आप सभी को पता होगा, सुना होगा, एक बिहारी सब पर भारी है। और इसका एग्जांपल देख सकते हैं अभी अंडर-19 वर्ल्ड कप का जो फाइनल हुआ है जिसमें बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने जो है 175 रन, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है, बहुत बड़ा इन्होंने बनाया। और इसके दम पे ही जो भारत जो 411 रन बना के जो है फाइनल में विजय हासिल किया है। उसके अलावा देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं बिहार का क्रेज हर क्षेत्र में बढ़ते जा रहा है। भोजपुरी गाना का भी देख सकते हैं कहीं ना कहीं क्रेज बढ़ते जा रहा है। और आप सभी को पता होगा कि भोजपुरी के दो जो महान स्टार हैं उनके बीच जो है आपस में ही लड़ाई चल रहा है और ये कह रहे हैं कि किसी एक का गाना ब्रह्मांड में, यानी कि ये ब्रह्मांड में बजेगा। बताया जा रहा है कि जैसे आप देख सकते हैं फिल्म क्या होता है, पैन इंडिया होता है, लेकिन मान के चल सकते हैं कि भोजपुरी जो है पैन वर्ल्ड नहीं, पैन यूनिवर्स हो गया है। अभी एक इंटरव्यू हम देख रहे थे उसमें बताया जा रहा था कि भोजपुरी के एक स्टार है, शायद उनका नाम नहीं पता, लेकिन उनके द्वारा कहा जा रहा था कि जैसे कांतारा मूवी है जो ओरिजिनल मूवी है उसके बारे में बताया जा रहा था कि ये मूवीज़ क्यों इतना फेमस हो रही, क्योंकि ये पैन वर्ल्ड पे रिलीज किया जा रहा है, कि पैन इंडिया मूवी बनाई जा रही है इसलिए। लेकिन मेरा ओपिनियन अलग है, क्योंकि देख सकते हैं कि जो भी मूवी आज जो है जनता का परसेप्शन चेंज हो चुका है, उन्हें वैसी मूवीज़ अच्छी लगती जिसमें कंटेंट है, जिसका थीम बहुत ही यूनिक होता है। भोजपुरी का अगर थीम की बात किया जाए तो यहाँ का कुछ थीम बहुत स्पेसिफिक है, कुछ थीम वहीं तक सीमित है, जैसे चोली पे सीमित रहेगा, ढोरी पे सीमित रहेगा, होठ पे सीमित रहेगा, नाक पे सीमित रहेगा, सरसों तेल पे सीमित रहेगा। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो ढोरी पे तो 10 गो मूवी ये लोग बना देते हैं। ढोरी पे देख सकते हैं गाना बन जाता है 10 गो गाना। सरसों तेल के साथ आपको गाना बना देंगे, उसमें छठ पूजा का भी गाना बजा देते हैं, दुर्गा पूजा का भी गाना बजा देते हैं, नवरात्रि का भी गाना बजाते हैं। सऊदी अरब भेजना है सैया को तो छठ पूजा में भी सऊदी अरब में जाएगा, दीपावली में भी छठ सऊदी अरब में ही रहेगा, फागुन में भी वहीं पर रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भोजपुरी जो है ये पैन बिहार नहीं पैन वर्ल्ड हो चुका है और कुछ दिन में पैन यूनिवर्स होने वाला है। देख सकते हैं जो सेकंड आर्टिकल है, वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। ये है दिल्ली में लाल किला में आतंकी विस्फोट किया गया था और इसमें जो है ये कुछ ज़्यादा रिलेवेंस नहीं इस तरीके का नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि ये पुराना आर्टिकल्स हो चुका है और हम वही डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, बताया जा रहा है कि सरदार पटेल की जयंती पर प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस जैसी परेड मनाई जाएगी। बताया जा रही है कि स्वतंत्र इनके क्यों, क्योंकि उन्होंने भारत का एकीकरण किया था और इन्हें भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और इनकी जयंती पे जो कि 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है और पहली परेड का आयोजन जो वर्ष 2025 में किया गया है। और इस अवसर पे जो है बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर नेतृत्व एक महिला अधिकारी को दिया था और इसका थीम था विविधता में एकता, भारत थीम के साथ किया गया। आप सभी को पता होगा कि आज़ादी के बाद जो 1947 में आज़ादी मिली थी तब हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं थी और सारी समस्याओं को हल जो है लौह पुरुष सरदार पटेल के द्वारा किया गया था, क्योंकि उन्होंने भारत का एकीकरण किया था। पूरा भारत टुकड़ों में बटा हुआ था, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे बटा हुआ था। उन्हें एक करने का श्रेय इन्हें ही दिया जाता और एक मामला किसी और के पास गया था वो आज तक विवादास्पद बना हुआ, तो इन्हीं के लिए बताया जा रहा है कि इनको दिया जाएगा और इसी के लिए गणतंत्र जैसा परेड यहाँ पे किया जाएगा, जिस वर्ष 2025 में पहला बार मनाया गया और इसका थीम है विविधता में एकता। और कई तरीके के झांकी भी यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे सारी झांकी को दिया गया और ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत प्रेरित किया गया है। उसके जो थर्ड जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अभी जो है यूनेस्को के द्वारा जो है एक क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का दर्जा दिया जाता है। और अभी हाल ही में जो बात किया जाए कि भारत से लखनऊ को जो है सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी
और ये गैस्ट्रोनॉमी मतलब पाक कला श्रेणी में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज में शामिल किया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2025 में ये शामिल किया गया। बताया ज़रा कि वर्ष 2025 में जो है 31 अक्टूबर 2025 को इसको शामिल कर लिया लखनऊ को। जैसे आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे सिटीज ऑफ नेटवर्क में जो है टोटल जो है अब तक ये जो शामिल होने वाला जो लखनऊ से जो शामिल किया गया ये टोटल 9th हो गया। सारी चीज़ को यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लखनऊ का जो जायकादार खान और पाक कला है ये विदेशी को दिल छू लिया है और लखनऊ के विश्व के उन 58 शहरों में शामिल है जिन्हें यूनेस्को ने अपने क्रिएटिव सिटीज के नेटवर्क में शामिल करने की घोषणा की गई है और ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। देख सकते हैं यहाँ से भारत से टोटल 9 गो है उन्हें दिया गया यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज में शामिल किए गए। भारत के 9 शहर को शामिल है जिसमें जयपुर है शिल्प और लोक कला के लिए इसे 2015 में दिया गया था, वाराणसी संगीत के लिए 2015 में, चेन्नई संगीत के लिए 2017 में दिया होगा। चेन्नई तमिलनाडु, आप सभी को पता होगा कि साउथ इंडिया में जो तमिल मूवी होता है जिसमें थलाइवा यानी रजनीकांत सर का मूवी है और काफ़ी यूनिक मूवी होता है। रोबोट आपको या और उनका जो शिवाजी द बॉस में डायलॉग था क्यों हिला डाला ना, तो इस तरीके के दिया गया है। उसके मुंबई को भी फिल्म सिटी के लिए दिया गया 2019 में। हैदराबाद को जो है गेस्ट सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी यानी पाक कला के लिए दिया गया 2019 में। श्रीनगर को शिल्प कला और लोक कला के लिए 2021 में दिया गया। ग्वालियर संगीत के लिए 2023 में दिया गया। कोझिकोड केरल का है साहित्य के 2023 में दिया गया और 2025 में जो दिया गया है ये दिया गया लखनऊ के सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का। नेक्स्ट जो थर्ड है इम्पॉर्टेंट राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। इसके 150 वर्ष पूरे हो गए हैं और इस 150 के सम्मान में जो है स्मरण उत्सव मनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो राष्ट्रगीत है हमारा बंकिम चंद्र के द्वारा रचित गीत है। इन्हें किसके द्वारा किया गया था? ये बंकिम चंद्र के द्वारा वंदे मातरम किया गया था और इसी के 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। और बताया जा रहा है इसी का स्मरण में 7 नवंबर ये देखिए 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक जो है स्मरण उत्सव कार्यक्रम चलाया जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके लिए एक डाक टिकट भी जारी किया गया है और ये डाक टिकट कितना का किया गया तो ये आपको 150 रुपये का किया गया। यहाँ पे देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है वो बताया जा रहा है कि वंदे मातरम के बारे में अगर कुछ बात किया जाए तो वंदे मातरम जो है ये गीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा 1875 में लिखा गया था और बाद में उनके उपन्यास आनंद मठ के एक अंश के रूप में साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में प्रकाशन किया गया था। और जब पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में जो है ये वंदे मातरम का जो है पहला बार गाया गया था। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जो आर्टिकल है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बन गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि ये इन्होंने कौन सा विमान से करी तो सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में पहले ये उड़ान भर चुकी हैं। उसके बाद जो है ये राफेल में उड़ान भरी हैं और इन्होंने इसके साथ ये इतिहास रच दी है और पहली राष्ट्रपति बनी है। बताया जा रहा है यहाँ पे पॉइंट पे देखिए बताया जा रहा है कि राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली वह देश की पहली राष्ट्रपति बन गई है। और ये कहाँ इससे पहले जो है 2023 में असम के तेजपुर से सुखोई 30 MKI में उड़ान भरी थी। राफेल में ये अम्बाला वायु स्टेशन से 29 अक्टूबर को इन्होंने जिनके साथ था ग्रुप कैप्टन अमित गोहनी उनके पायलट थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देख सकते ये जो है सुखोई M34 सुखोई मार्क 30 जो है ये जो है कहाँ से की थी असम के तेजपुर से। ये इंपॉर्टेंट है पूछ सकता है कि कहाँ से सुखोई 30 के जो असम के तेजपुर से और जो राफेल लड़ाकू विमान उड़ाई हैं कहाँ से अम्बाला से। ये दोनों प्लेस आपको याद होना चाहिए। इसके साथ ही लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली दूसरी महिला राष्ट्रपति भी बन गई हैं। इससे पूर्व वर्ष 2025 में 2009 को तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने पुणे के कहलगांव से वायु स्टेशन के केंद्र से सुखोई 30 MKI विमान से उड़ान भरी थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी राष्ट्रपति रहते हुए 8 जून 2026 को लोहगांव से सुखोई 30 MKI विमान में उड़ान भरी थी। डॉक्टर कलाम किसी फाइटर जेट में उड़ान भरने वाले देश के पहले राष्ट्रपति बने और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से पूछा जा सकता है। उसका जो इम्पॉर्टेंट लाइन है 29 अक्टूबर को अम्बाला वायुसेना केंद्र पर राफेल फाइटर जैसे उड़ान के दौरान महिला स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह जो राफेल उड़ाने वाले देश की इकलौती पायलट थे जो ऑपरेशन सिंदूर में भी शामिल थे। तो ये पूछा जा सकता है कौन है।
ठीक है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे हो गए, उसी के लिए जो उसके उपलक्ष्य में जो है शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि भारत की हॉकी के 100 वर्ष यानी 1925 से 2025 100 वर्ष हो गए पूर्ण होने के लक्ष्य में भारतीय खेल प्राधिकरण हॉकी इंडिया के सहयोग से भव्य शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया है और इसमें कई सारे खिलाड़ी इसमें शामिल हुए हैं। ये देख सकते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय हॉकी समारोह के कितने वर्ष पूरे हो गए, तो ये 100 वर्ष पूरे हो गए। ठीक है, वर्ष 2025 में। नेक्स्ट है कि भारत या इसरो का जो सबसे भारी उपग्रह है इसका नाम है CMOS-3। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि भारत का जो सबसे बड़ा जो संचार उपग्रह है ये है CMOS-3 और ये इसरो का है और इसका वजन जो बात किया जाए 4410 kg। जो इम्पॉर्टेंट है इसे जो है GTO में स्थापित किया गया है, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, GTO में स्थापित किया गया 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे। इसे बताया जा रहा है कि ये धरती से प्रक्षेपित किया गया था और यह प्रक्षेपण देश के सबसे शक्तिशाली रॉकेट जो है LVM-35 जो CMOS-3 है, देख लीजिए CMOS-3 को किससे लॉन्च किया गया, LVM-35, जिसे जो है निक नेम जो है बाहुबली को जाना जाता है। आपने बाहुबली मूवी देखा होगा तो उसी के नाम से LVM-35 को जो है जाना जाता है और LVM-35 से ही आप सभी को पता होगा चंद्रयान-3 भी लॉन्च किया गया था। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बाहुबली बोला जाता है LVM-35 से। ठीक है, नेक्स्ट बताया जा रहा है कि उच्च शिक्षा और इसका जो CMOS-3 का यूज किया होगा तो एक संचार उपग्रह है और भारतीय नौसेना में संचार कार्य के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है, बताया जा रहा है कि तीसरा स्वदेशी जल सर्वेक्षण पोत INS इच्छक नौसेना में शामिल किया गया और वर्ष 2024 में भारतीय नौसेना में शामिल ये 10वां पोत है। तो पूछा जा सकता है कि जो INS इच्छक क्या है, तो तीसरा स्वदेशी जल सर्वेक्षण पोत है और वर्ष 2025 में भारतीय नौसेना में जो 10 पोत शामिल हुआ उसमें से भी ये एक है INS इच्छक। बताया जा रहा है कि INS इस श्रेणी की बात किया जाए कि जो है इसमें जो है पहला जो सर्वेक्षण INS संध्याक 3 फरवरी 2025 को किया गया था। दूसरा जो INS निर्देशांक है 18 दिसंबर 2024 को किया गया था और टोटल 4 पोत का निर्माण जो रक्षा मंत्रालय के द्वारा करने की बात की गई थी 2018 में किया गया था। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट। उसके बाद बताया जा रहा है कि महे श्रेणी का जो है पनडुब्बी बनाया जा रहा है एंटी सबमरीन। उसी में जो पहला जो बनाया गया महे श्रेणी का वो INS महे बनाया गया। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो वही चीज़ के इसमें बताया जा रहा है कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोच्चि द्वारा निर्मित श्रेणी के एंटी सबमरीन को जो है 24-25 नवंबर को जो है नौसेना में शामिल कर लिया गया है और ये बताया जा रहा है कि ये INS महे श्रेणी का पहला है और जो बताया जा रहा है कि इसका नामकरण केंद्र शासित प्रदेश जो पुडुचेरी है उसके तटीय शहर के नाम पे रखा गया और इसका शुभंकर चीता है जहाँ गति और एकाग्रता का प्रतीक है। इसका आदर्श वाक्य क्या है, साइलेंट हंटर्स, पोत की गुप्तता स्टेल्थ व सतर्कता को दर्शाता है। बताया जा रहा है कि एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट्स में यह पहला पोत 23 अक्टूबर 2025 को नौसेना को सौंपा गया था। 24 नवंबर 2025 को इसे शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट है कि UGC के द्वारा जो फर्जी कॉलेज का लिस्ट जारी किया गया है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इससे नहीं पूछे, उस सारा चीज़ का लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। उसका जो इम्पॉर्टेंट आप देख सकते हैं, दिव्यांगजनों की सहायता के लिए जो दिव्य कला मेला का आयोजन किया जाता है और ये दिव्य कला मेला का जो आयोजन किया गया था 27वां दिव्य कला मेला था और ये दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बताया जा रहा है कि कहाँ पे किया गया था, तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया 15 से 23 नवंबर को। और जो बताया जा रहा है कि इसका आयोजन क्या कौन करता, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया जाता है और उसी के मंत्री उसी के द्वारा किया जाता है। बताया जा रहा है कि पहला संस्करण जो 2022 में किया गया था, दिल्ली में किया गया था, उसके बाद से ये लगातार यहाँ पे किए जाते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं QS एशिया रैंकिंग 2026 भारत और एशिया के शीर्ष विश्वविद्यालय के, यानी कि जो QS रैंकिंग जो जारी किया जाता है उसमें वर्ष 2026 के लिए जो है कितने शहर शामिल किए गए हैं। तो इसमें बताया जा रहा है, जो देखिए इसमें बताया जा रहा है कि 4 नवंबर 2025 को जारी किया गया है, जिसमें विभिन्न देशों के 1526 जो विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है और बताया जा रहा है कि इसमें जो है पिछले वर्ष एशिया के टोटल जो है 984 थे और इस वर्ष कितने किए गए, 1526 किए गए हैं। बताया जा रहा है कि इसमें जो सर्वाधिक जो है 162 किया गया है
भारत के साथ। और उसके बाद जो बताया जा रहा है तो भारत के कितने हैं 162 विश्वविद्यालय किए गए और भारत इस मामले में पहले स्थान पे। वहीं बात किया जाए दूसरे स्थान पे 135 विश्वविद्यालय के साथ चीन है। तो भारत क्या स्थान पे है इसमें, भारत पहले स्थान पे है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। दूसरे स्थान पे आपका चीन और तीसरे स्थान पे जापान है, यहाँ पे देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि सिर्फ 10 विश्वविद्यालय की बात की जिसमें जैसे है हांगकांग के 5 है, चीन के 3 है और सिंगापुर के 2 विश्वविद्यालय और टॉप 10 में भारत के कोई भी विश्वविद्यालय नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि एशिया रैंक के 2026 में बात की जाए कि सिर्फ 100 भारत के संस्थान की बात किया जाए तो यहाँ पे आईआईटी दिल्ली है 59 नंबर पे। उसके अलावा जो है यहाँ पे ओवरऑल सारा चीज़ दिया गया। आईआईटी मद्रास जो है आईआईएससी बेंगलुरु 64 के साथ है। आईआईटी मद्रास जो है ओवरऑल 70 नंबर पे और भारत से तीसरे स्थान पे। आईआईटी बॉम्बे है 71वें स्थान पे। आईआईटी कानपुर 77th पे है। आईआईटी खड़गपुर 77th पे। ये सारी चीज़ें दी गई हैं। उसके जो ओवरऑल जो पहले स्थान पे जाता है एसी यूनिवर्सिटी और हांगकांग जो कि पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पे था पेकिंग यूनिवर्सिटी जो कि चीन का है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट जो है ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वर्ष 2030 के राष्ट्रमंडल खेल से संबंधित है कि बताया जा रहा है कि वर्ष 2030 का राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन जो है ये भारत में किया जाएगा। और भारत में कहाँ पे किया जाएगा तो ये अहमदाबाद में किया जाएगा और भारत में ये दूसरा बार हो रहा है। ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और भारत में जो दूसरा बार हो रहा है 20 साल के अंतराल पे हो रहा है। इससे पहले 2010 में हुआ था, नई दिल्ली में किया गया था। और भारत में दूसरा बार ओकेजन करने वाला भारत जो विश्व का चौथा देश बन गया। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। उससे पहले ये देख लीजिए कि जो 2030 में होने वाला ये कौन सा संस्करण होगा तो ये 24वां संस्करण होगा। ये अहमदाबाद में किया जाएगा। उसके बाद बात किया जाए कि ये जो है 2023 में भी जो 23वां संस्करण होगा ये कब होगा तो 2026 में होगा। 2026 कहाँ होगा तो ये देख सकते हैं ये ग्लासगो में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा, ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया जाएगा 2026 में, इसी साल हो रहा है। और बात किया जाए कि पहले ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था लेकिन ऑस्ट्रेलिया बोला कि हम नहीं करा पाएंगे, तब यहाँ से हो पाएगा। ऑस्ट्रेलिया बोला कि हमसे ना हो पाएगा भाई, तो ग्लासगो जो स्कॉटलैंड है उसके द्वारा 2026 में कराया जाएगा। 2030 में भारत में कराया जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। बताया जा रहा है कि इसमें सारी चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट थी, हमने बात कर ली। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रपति राज्यपाल की मंजूरी के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय अपना फैसला पर मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, पीटी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है उसी चीज़ को देखेंगे। फिर बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना का जो तेजस विमान है ये दुबई एयर शो में आपका क्या कर दिया गया है, ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके लिए पूछा जा सकता है कि ये तेजस क्या है। तो तेजस तो ये हल्के लड़ाकू विमान है, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट एलसी है। और ये किसके द्वारा बनाया तो ये हाल के द्वारा बनाएगा। बस इतना ही इंपॉर्टेंट, इससे ज़्यादा इसमें नहीं पूछा जाएगा। और ये जो दुबई में एयर शो किया गया था इसका थीम था द फ्यूचर इज़ हियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो एक व्यक्ति थे न्यास सन्याल, इनकी भी मृत्यु हो गई थी। तो ये देख सकते हैं, यहाँ से पूछा जा सकता है। बात की जाए कि 56 जो है फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। ये गोवा में हमेशा जो है इफ़ी जो होता है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल महोत्सव, ये हमेशा गोवा में किया जाता है। तो ये आपसे नहीं पूछेगा कि कहाँ पे होगा, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट है यहाँ से पूछा जा सकता है ये कहाँ पे किया जा रहा है। तो बताया जा रहा है कि इसमें जो राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की स्थापना के 50 वर्ष भी पूरे हो गए। और ये इम्पॉर्टेंट, जिसमें जो इम्पॉर्टेंट है उस चीज़ को देखेंगे। जैसे बताया जा रहा है पिछले 3 वर्षों की तो इस वर्ष भी देश में क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो पहल के तहत जो है यहाँ पे सारी चीज़ को 124 रचनाकार को महत्व दिया गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उद्घाटन फिल्म कौन थी, आपसे पूछा जा सकता है। तो उद्घाटन फिल्म जो थे द ब्लू ट्रेल, ब्राज़ील की निर्देशित फिल्म है। ब्राज़ील के डायरेक्टर है गैब्रियल मैस्कैरो के द्वारा, उसके द्वारा ये किया गया था। उसके बाद बात किया जाए कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है ये देख लीजिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इफ़ी के बारे में। देख लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे महोत्सव का उद्घाटन फिल्म जो है द ब्लू ट्रेल है। इसके निर्देशक है गैब्रियल मैस्कैरो जो कि ब्राज़ील के हैं। और जो इम्पॉर्टेंट है हम लोग वही डिस्कस करेंगे। दूसरा है महोत्सव का समापन फिल्म कौन सा है तो ये यूज़फुल घोस्ट जो कि थाईलैंड के है। फोकस कंट्री जापान को किया गया था। पार्टनर कंट्री स्पेन है। स्पॉटलाइट कंट्री ऑस्ट्रेलिया है। ज्यूरी अध्यक्ष है राकेश ओम प्रकाश मेहरा। फिल्म पुरस्कार के साथ दी जाने वाली ट्रॉफी में है आपके जो है स्वर्ण रजत मयूर। अब देख लेते हैं, फिल्म को मिला सर्वश्रेष्ठ फिल्म जिसे स्वर्ण मयूर का दिया जाता है। ये स्क्रीन ऑफ यूथ के लिए
दिया गया और वियतनाम की निर्देशित मूवी है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक रजत मयूर को दिया गया संतोष दवाखर के लिए, मराठी फिल्म गोंधल के निर्देशक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है रजत मयूर पुरस्कार होता है और ये ए पोएट फिल्म के लिए उबिमर और रियोस को दिया गया। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जारा सोफिया ओस्टान को दिया गया लिटिल ट्रबल गर्ल्स के लिए। ज्यूरी का विशेष पुरस्कार दिया गया। भारतीय फीचर फिल्म के सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर की बात की जाए करण सिंह त्यागी को दिया गया केसरी चैप्टर 2 के लिए। उसके अलावा जो है आपका ICFT यूनेस्को गांधी पदक फिल्म सेफ हाउस के लिए दिया गया। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है भारतीय फिल्म इंडस्ट्री 50 वर्ष पूरे करने के लिए दिया गया फिल्म इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर रजनीकांत सर को दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बेस्ट वेब सीरीज का जो दिया गया OTT के लिए ये बंदिश और बैंडिट सीजन 2 को दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को हमने डिस्कस कर लिया। अब जो है राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब जो है हमारा आगे से जो है यह है अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है यहाँ पे और राज्य स्तर समाचार है। उससे पहले जो जो इम्पोर्टेंट जो है आपके देख सकते हैं ये स्मरणीय तथ्य यहाँ से भी पूछे जाते हैं। ये सामान्यतः आपको नहीं मिलेगा देखने को, लेकिन वहाँ से हम लोग इसको कर रहे हैं क्योंकि एक वीडियो आपको काफ़ी चीज़ देखने को मिले। इसमें हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राज्य सभी से संबंधित करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। तो पहला जो राष्ट्रीय था इसमें था कि राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन, इसका आयोजन जो नई दिल्ली यशोभूमि में किया गया है और इसका जो इस वर्ष देख सकते थीम था सतत शहरी विकास और शासन, ये इम्पॉर्टेंट है। वहीं बात किया जाए भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं और ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस कर लिया। उसके बाद बात किया जाए रिसस मकांक वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को कौन सा अनुसूची में पुनः शामिल करने की बात की तो अनुसूची 2 में करने की बात की गई है। उसके अलावा जो देख सकते हैं छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार घोषणा किया गया है और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा जो दिया गया यह महाराष्ट्र को दिया गया। नेक्स्ट राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 के दौरान डंप साइट उपचार त्वरक कार्यक्रम के तहत किस वर्ष तक सामुदायिक और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मूल्यवान भूमि शहर को भूमि पुनः प्राप्त करना है वर्ष 2026 तक। उसके अलावा देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को सारंडा वन के संबंध में क्या निर्देश दिए तो इन्हें बताया गया है कि वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में सूचीबद्ध करना है। IIT बॉम्बे द्वारा विकसित भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किस तकनीक पर आधारित है? नाइट्रोजन रिक्ति केंद्रों पर आधारित है। उसके बाद बात किया जा रहा है कि नेक्स्ट है आप देख सकते हैं यहाँ पे गोगाविल झील को जो है भारत का 94 रामसर स्थल दिया गया। इसे टोटल भारत में 98 जो रामसर स्थल हो गए और 94 ये चूँकि पुराना करंट अफेयर्स इसलिए 94 बताया लेकिन वर्तमान में 98 रामसर स्थल है। उसके बाद किया जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बताया जा रहा है कि जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 जारी किया गया है जिसमें बताया जा रहा है कि लगभग इससे 8.32 लाख लोग प्रेरित हुए हैं। बात की जा रहा है हाल ही में TV रिपोर्ट जारी किया गया है और इसमें बताया जा रहा है कि नए मामले में भारत में 21% की गिरावट देखने को मिली है। उसके बाद बात किया जा रहा है कि वर्ष 2025 के लिए जो है बुकर पुरस्कार का घोषणा किया गया और फ्लैश के लिए डेविड सेजिले को जो है बुकर पुरस्कार दिया गया और इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जो दिया गया था बानू मुश्ताक जो कि इंडियन है उन्हें दिया गया था। उसके बाद जो बताया जा रहा है गर्मी से संबंधित रिपोर्ट कुछ खास नहीं है। उसके अलावा बात किया जाए जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में पहले स्थान पर कौन सा देश था? डेनमार्क है। उसके बाद बात किया जा रहा है नेक्स्ट है कि सेंटिनेंटल B6B उपग्रह किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया, कहाँ से लॉन्च किया गया? तो ये फाल्कन F9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। अंतरिक्ष एजेंसी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और राष्ट्रीय महासागरीय वायुमंडलीय प्रशासन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देख सकते हैं कौन सा देश तंबाकू पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया? तो ये है मालदीव। नेक्स्ट देख सकते हैं कि हमने राष्ट्रीय और जो संबंधित फैक्ट्स है उसको देख लिया। अब देख लेते हैं राज्य आधारित जो करंट अफेयर्स है प्रतियोगिता दर्पण में उससे देख लेते हैं। पहला नंबर है कि उत्तर प्रदेश से संबंधित न्यूज है कि आयोग के सीधी भर्ती वाले पदों के लिए भी अब पहले स्क्रीनिंग परीक्षा की जाएगी जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरा नंबर देख सकते हैं आपका जो है बिहार से संबंधित है। तो बिहार में जो नए मंत्रिपरिषद बनाए गए हैं इसके बारे में बताया गया कि कौन कौन से मंत्री बनाए गए हैं और नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। वैसे इसका और डिटेल्स वीडियो जो है हमारे चैनल पे बना दिएगा, जाकर देख सकते हैं। उसके बाद के राजस्थान से संबंधित है कि राजस्थान में ग्राम पंचायत का पुनर्गठन किया गया, कुछ खास नहीं है। छत्तीसगढ़ से भी संबंधित ये भी कुछ खास नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट है
कि मध्य प्रदेश को विकसित करने और आत्मनिर्भर राज्य बनाने के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी किया गया और जिसके तहत जो है अगले 22 वर्ष में यानी कि 2047 तक मध्य प्रदेश को विकसित और आत्मनिर्भर राज्य बनाने की घोषणा की गई थी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद बात किया जाए हिमाचल प्रदेश में कुछ खास ये नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में। तो अब तक हमने जो है प्रतियोगिता दर्पण जनवरी 2026 के अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स में हमने जो है राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आगे देख सकते हैं। यहाँ पे अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देख लेते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देख लेते हैं। जिसमें पहला प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी, इनकी भूटान यात्रा पे ये गए हैं और ये 11 से 12 नवंबर भूटान यात्रा पे गए हैं। प्रधानमंत्री रहते हुए पिछले 11 वर्ष में भूटान की उनकी चौथी यात्रा है। और याद रखिएगा क्यों गए हैं, तो वहाँ के जो राजा हैं उनके जो 70वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में गए हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जो कुछ परियोजना है जो आपसे पूछा जा सकता है, यह पूना तांगसुचू सेकेंड फेज परियोजना, जल विद्युत परियोजना, इस पे बातचीत की है जो कि 1020 मेगावाट की है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरहवा अवशेष, जिन्हें भूटान द्वारा आयोजित वैश्विक शांति प्रार्थना के अवसर पर आयोजित पिपरहवा में अवशेषों की प्रदर्शनी के लिए रखा गया, तो ये नेताओं ने प्रार्थना की है। उसके बाद बताया जा रहा था कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं श्री द्रौपदी मुर्मू, उनका जो अंगोला और बोत्सवाना यात्रा पर निकले, ये अफ्रीकी देश है और अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली ये वजह है पहली राष्ट्रपति बन गई। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट है उसी चीज़ को देख लिया जाए। इसके बाद उसमें जो इम्पॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस में शामिल होने के लिए भी मेजबानी राष्ट्रपति की घोषणा की गई। फिर मत्स्य पालन, जलीय कृषि, कृषि एवं वाणिज्य दूतावास मामलों के सहयोग की बात की गई है इनके साथ। उसके बाद बात किया जाए कुछ खास नहीं, जो इम्पोर्टेंट है उस चीज़ को बात किया जा रहा है कि जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट है उसी चीज़ को देख लिया जाए। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंगोला के संसद को विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र बताते हुए अंगोला को अफ्रीका के सबसे जीवंत लोकतंत्र में से एक बताया गया। अंगोला की सांसद में ये सारी चीज़ें इस पॉइंट को कवर किया गया है। उसके बाद बात किया जाए, ये जो बोत्सवाना गए हैं ये इम्पॉर्टेंट है। बोत्सवाना के साथ उन्होंने जो है 8 चीता लाने की घोषणा की गई है कि बोत्सवाना से जो है भारत में 8 चीते लाए जाएंगे। उसके बाद देख सकते हैं जो इम्पॉर्टेंट है कि बांग्लादेश की जो अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना, उन्हें जो बांग्लादेश की जो है न्यायालय है उनके द्वारा वहाँ पे फांसी की सज़ा सुनाई गई है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण है, उनके द्वारा उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई है। उसके अलावा देख सकते हैं नेक्स्ट है आपका भारत चीन कोर कमांडर स्तर की वार्ता का बैठक जो है 23वां दौर चुशुल मोल्दो में स्थापित किया गया है। और ये कुछ खास नहीं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है G20 शिखर सम्मेलन। G20 शिखर सम्मेलन 2025 ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बताया जाए कि G20 शिखर सम्मेलन जो है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया और पहली बार किया गया। और ये G20 का 20वां शिखर सम्मेलन है और ये 22 से 23 नवंबर 2025 को जो है ये दक्षिण अफ्रीका में किया गया। और ये पहली बार है जो दक्षिण अफ्रीका में किया गया, चूँकि दक्षिण अफ्रीका इसका जो है जो दक्षिण अफ्रीकी संघ की बात की जाए, ये इसका नया सदस्य बना था और उसके बाद ये पहली बार यहाँ पे आयोजित किया गया था। ठीक है, देख सकते हैं कि 2024 में इसका संस्करण जो ब्राज़ील के रियो डी जनेरो में हुआ था और 2023 में जो भारत में हुआ था उसी में अफ्रीकी संघ जो इसका सदस्य बना था। बताइए इस प्रकार G20 के लगातार 3 सम्मेलन इब्सा में इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका में हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा की अध्यक्षता में संपन्न G20 जो इसका थीम था ये है एकजुटता, स्थिरता और जो है समानता। एकजुटता, समानता और स्थिरता। ध्यान रखिएगा इसका जो 2026 में जो G20 का सम्मेलन होगा ये अमेरिका में होने वाला, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात किया जा रहा है इसमें जो है जो इम्पोर्टेंट है कि भारत के चीन के राष्ट्रपति शामिल हुए थे, व्लादिमीर पुतिन यहाँ पे शामिल हुए हैं, रूस के राष्ट्रपति शामिल हुए, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हुए हैं।
उसके बाद जो है G20 सम्मेलन में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए हैं और उसी के बारे में इसमें चीज़ बताया जा रहा था। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जो इम्पोर्टेंट था उस चीज़ को हमने बात कर ली। उससे इम्पॉर्टेंट है कि ये प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जो बात किए थे उसमें विषय था सभी के लिए निष्पक्ष और न्यायसंगत भविष्य, महत्वपूर्ण खनिज उत्कृष्ट कार्य, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसी के बारे में इसमें किया गया था। देख सकते G20 सम्मेलन 2008 से लेकर अभी तक जो बताया गया कि 2025 में हो सकते, देख सकते यहाँ पे सारी लास्ट 4 देख लीजिए। 2023 में भारत में हुआ था वसुधैव कुटुंबकम के थीम से, 2024 में ब्राज़ील में हुआ, 25 में आपके दक्षिण अफ्रीका में, 2026 में जो है अमेरिका में प्रस्तावित है, देख सकते हैं। उसके बाद बात किया जाए नेक्स्ट है ये G20 से संबंधित ही था। यहाँ पे देख सकते इब्सा सम्मेलन, जो कि ये 3 देश है, इसमें इंडिया है, ब्राज़ील है और दक्षिण अफ्रीका। इसका भी सम्मेलन जो है आपके कहाँ पे जोहान्सबर्ग में सम्मेलन आयोजित किया गया था और ये इसका 6ठा बैठक है, जो कि 23 नवंबर 2025 को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया गया था। ये G20 से अलग होकर बैठक किया गया था, जिसमें 3 देश शामिल है इब्सा में, इंडिया है, दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे इब्सा सम्मेलन के बारे में सब कुछ यहाँ दिया गया है। ये पहला सम्मेलन कब हुआ था और ये जो 6ठा सम्मेलन 2026 में उस चीज़ के बारे में बताया गया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है फिर COP30 सम्मेलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। COP30वां सम्मेलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। COP30वां सम्मेलन की बात किया जाए तो ये ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। कहाँ पे आयोजित किया गया? ये ब्राज़ील में किया गया, ब्राज़ील के बेलम में किया गया। उसके अलावा जो देख सकते हैं COP30 ब्राज़ील के बेलम में, COP31 जो है आपके कहाँ पे किया जाएगा? ये तुर्की में किया जाएगा। COP32 जो है आपके इथोपिया में किया जाएगा और जो COP33 जो है 2028 में भारत में किया जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इसका जो है COP30 का आयोजन जो ब्राज़ील के बेलम में किया गया है। उसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि जो पेरिस जलवायु सम्मेलन हुआ था 2015 में सॉरी, उसके 10 वर्ष किए गए, 10 वर्ष हो गए, उसी के बाद ये किया गया था और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद बात किया जा रहा है कि इसमें जो भारत के प्रधान जो शामिल किए गए थे भूपेंद्र यादव, जो 17 नवंबर पक्षकारों को एक सत्र में भारत के राष्ट्रीय वक्तव्य प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है उस चीज़ के बारे में इसमें बताया गया था कि उन्होंने भारत की जो जो उपलब्धि है सभी चीज़ के बारे में से बताया गया था। COP30 में एक बताया जा रहा है कि जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म को अपनाया गया है और साथ ही बताया जाएगा 1.5 डिग्री के लक्ष्य की निगरानी के लिए ग्लोबल इम्प्लीमेंट ट्रैकर और मिशन 1.5 लॉन्च किया गया है। उसके बाद बताया जाए एक अनिवार्य वैश्विक रोड मैप लाया गया है और बेलम हेल्थ एक्शन प्लान लाया गया है, जिसमें 4 गुना तीव्रता के साथ सतत विकास के दिशा में काम करने की बात की गई है। ये सारी चीज़ें की गई हैं। अब देख सकते हैं ये जो है हमारा जो है अब तक जो है हमने जो है PD जनवरी 2026 के जो पहले पार्ट में हमने जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उसके अलावा जो महत्वपूर्ण जो तथ्य थे उसको हमने देख लिया। अब आगे जो वीडियो में जो बच जाता है, चूँकि वीडियो लंबा हो सकता है तो आगे के वीडियो में हम लोग आगे के पॉइंट्स को देख लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं सभी चीज़ को देखेंगे। ये यहाँ पे देख सकते हैं आर्थिक समाचार से आगे देखेंगे। यहाँ तक में आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस कर ली। उसके अलावा देख सकते हैं आगे के लिए दूसरे पार्ट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए, चूँकि ये अर्धवार्षिक वाला इसमें जो पिछले 6 महीने के सभी इंपॉर्टेंट डाटा को इसमें शामिल किया गया है, तो इसलिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। यदि आपको हमारे द्वारा ये प्रयास अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के जितने भी PD हैं वर्ष 2026 के सभी PD को इसमें शामिल किया जाएगा और इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। वहीं बात किया जाए कि हमारे चैनल से बिहार दरोगा के लिए जो करंट अफेयर्स टॉप 500 करंट अफेयर्स के वीडियो चलाए गए थे, उसमें से जो है प्रत्येक जो टेस्ट सीरीज किया आए थे 4 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, उसमें हमारे चैनल से 40 से 45 प्रश्न पूछे गए विथ प्रूफ के साथ वीडियो अपलोड है। उसके अलावा सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल पे क्लासेस हो रही है, आप जुड़कर उसका लाभ उठा सकते हैं। ये पहले पार्ट में हमने जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इंपॉर्टेंट घटनाक्रम को देखा। आगे वाले में जो आर्थिक परिदृश्य और उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट बढ़ जाते हैं उस सबको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।